अस्सलामुअलैकुम। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कि हम लोग अपनी ऑनलाइन या वर्चुअल क्लास में आजकल चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम स्केलर्स एंड वेक्टर्स है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और अब हमने मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने की पॉइंट्स को रिकॉल किया होगा जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के हवाले से। और उन्हीं की पॉइंट की बुनियाद पर हम लोगों ने कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व भी कर लिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 यानी स्केलर्स एंड वेक्टर्स में मज़ीद कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आज के जो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे हैं ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कॉलेज के इंटरनल एग्जाम या बोर्ड के एग्जाम दोनों ही एग्जाम में ये न्यूमेरिकल्स पूछी जा सकते हैं। लिहाजा मेरी यही गुजारिश है कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ बहुत ज़्यादा अटेंटिवली आपने तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स को देखना है, सुनना है बातों को। और अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो वह आप क्वेश्चन की सूरत में मुझसे गूगल क्लासरूम पे कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आज का जो न्यूमेरिकल है वो किस टाइप का है। ये हमारी टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल नंबर 18 है जो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें कहा गया है फाइंड द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट along a vector r equals 3i plus 2j minus 5k if the applied force is F और F कितनी है 2i minus j minus k। आपको वर्क डन मालूम करना है, एक जिस्म है उस जिस्म पर होने वाला काम मालूम करना है। आपने उस बॉडी पर जो फोर्स लगाई है, कितनी फोर्स लगाई है 2i minus j minus k, ये फोर्स आपको गिवन है। जब आपने बॉडी पर फोर्स लगाई तो जाहिर है कि बॉडी की पोजीशन तब्दील हो गई, वो डिस्प्लेस करके किसी नई पोजीशन पर चला गया। तो उस पोजीशन के वेक्टर को आपने पोजीशन वेक्टर कह दिया और जाहिर किससे क्या है आर से। आर किसके बराबर है 3i प्लस 2j माइनस 5k। तो इस न्यूमेरिकल में आप देखें आपको दो वेक्टर्स गिवन है, एक पोजीशन वेक्टर आर की सूरत में और दूसरा अप्लाइड फोर्स एफ की सूरत में। आप जानते हैं कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। मालूम हमें सवाल के मुताबिक क्या करना है वर्क डन, तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मालूम करनी है। हमें आर और एफ यानी दो वेक्टर्स दे दिए गए हैं। लिहाजा इन दोनों वेक्टर्स की सूरत में स्केलर मालूम करने के लिए की पॉइंट को जरा रिकॉल कर लीजिए। हमें क्या करना होता है, हमें डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना होता है। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे और फिर देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाए। डेटा में वो तमाम की तमाम बातें लिख दी जाती हैं जो सवाल का हिस्सा होती हैं, चाहे उनकी सॉल्यूशन में ज़रूरत पड़े या ना पड़े। ये बात हम क्लास में मुतवातिर डिस्कस करते रहे हैं, यहाँ पर भी हम उसी बात को जहन में रखते हुए डेटा बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया फोर्स को जो कितनी गिवन है 2i माइनस जे माइनस के। और दूसरी चीज़ जो हमें पोजिशन वेक्टर आर की सूरत में गिवन है वो हमने लिख दी 3i प्लस 2j माइनस 5k। मालूम क्या करना है हमें वर्क मालूम करना है जो कि स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी अगर आपको मालूम करनी हो बाय यूजिंग एनी टू वेक्टर क्वांटिटीज तो आप कौन सा प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, डेफिनेटली आप अप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो हम उसी पैटर्न के मुताबिक इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखें सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ लिख दिया है सिंस वी हैव टू फाइंड वर्क, ब्रैकेट में लिखा हुआ स्केलर। आप जानते हैं कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। तो सिंस वी हैव टू फाइंड वर्क by using two vectors force and displacement, therefore dot product will be used, that is वर्क किसके बराबर हो गया एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन वेक्टर आर से जाहिर किया गया है तो वर्क बराबर हो गया एफ डॉट आर। अब देखिए यहाँ पर हम f की जगह पर f की वैल्यू पुट करेंगे। f की वैल्यू पुट कर दी 2i माइनस जे माइनस के, ये आ गई f की वैल्यू डॉट, और r की जगह पर r की वैल्यू आपने पुट कर दी। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर f और r दोनों वेक्टर फॉर्म में गिवन है। कैसे पता चला वेक्टर फॉर्म में गिवन है, देखिए f की जो वैल्यू गिवन है, f की जो एक्सप्रेशन गिवन है इसमें आपको यूनिट वेक्टर्स नजर आ रहे हैं i j और k। इसी तरीके से r की जो एक्सप्रेशन गिवन है इस एक्सप्रेशन के अंदर भी आपको यूनिट वेक्टर्स नजर आ रहे हैं i j और k।
तो f और r आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है। दो वेक्टर्स का आप ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी। प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, प्रॉपर्टी के मुताबिक आप जानते हैं दो सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है, जबकि दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहली वाली ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2i माइनस जे माइनस के, और दूसरी वाली ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3i प्लस 2j माइनस 5k। अगर मैथमेटिकल रूल अप्लाई करते तो मैथमेटिकल रूल के मुताबिक होता क्या? मैथमेटिकल रूल के मुताबिक ये होता कि 2i को आप 3i से मल्टीप्लाई करते, 2j से मल्टीप्लाई करते और 5k से मल्टीप्लाई करते। इसी तरीके से मैथमेटिकल रूल के मुताबिक क्या होता, आप इस माइनस जे को 3i से मल्टीप्लाई करते, प्लस 2j से मल्टीप्लाई करते, माइनस 5k से मल्टीप्लाई करते, और फिर मैथमेटिकल रूल के मुताबिक ही क्या करना होता, इस k को आपने 3i से मल्टीप्लाई करना होता, 2j से और 5k से, और साइन का भी इस्तेमाल करना होता। लेकिन एक मुश्किल मरहला हो जाता। हम जानते हैं कि सेम यूनिट वेक्टर्स को सॉल्व करने पर हमें जवाब मिलता है, लेकिन डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को सॉल्व करने पर डॉट की सूरत में जवाब 0 हो जाता है। दो सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यानी कि i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। जबकि दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यानी कि i डॉट j, j डॉट k और k डॉट i ये किसके बराबर होता है? 0। तो हम सिमिलर वेक्टर्स को बुनियाद बनाकर सॉल्व कर लेंगे और जो डिफरेंट है उसको सॉल्व नहीं करेंगे। मतलब i वाली वैल्यू को i के साथ सॉल्व कर लेंगे, j वाली वैल्यू को j के साथ सॉल्व कर लेंगे और k वाली वैल्यू को k के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने उसी प्रॉपर्टी के मुताबिक काम किया है। अब पहले ब्रैकेट में देखें i का कोएफिशिएंट 2, दूसरे वाले में 3 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 और फिर i डॉट i लिख दिया ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि आप प्रॉपर्टी के जरिए सॉल्व कर रहे हैं। i को j के साथ, i को k के साथ सॉल्व करने पर जवाब 0 आ जाएगा, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से j वाली वैल्यू को i और k के साथ सॉल्व नहीं करेंगे, डिफरेंट है, जवाब 0 हो जाएगा। j को j के साथ सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए j के साथ माइनस का साइन और आगे j वाली वैल्यू के साथ प्लस का साइन, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, यहाँ कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और j डॉट j लिख दिया। फिर इसी तरह k को i और j के साथ सॉल्व नहीं करेंगे, डिफरेंट यूनिट वेक्टर से जवाब 0 हो जाएगा। हम k को k के साथ सॉल्व कर लेते हैं। अब k का कोएफिशिएंट पहले वाली ब्रैकेट में विद नेगेटिव साइन 1 है, दूसरी वाली ब्रैकेट में विद नेगेटिव साइन 5 है, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 और माइनस माइनस प्लस, और साथ में क्या लिखते हैं k डॉट k। अब आगे देखिए, यहाँ पर वही प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k 1 के बराबर है, तो इसीलिए हम यहाँ पुट कर देंगे 6 i डॉट i की जगह पर 1, माइनस 2 j डॉट j की जगह पर 1 और फिर प्लस 5 k डॉट k की जगह पर भी 1। सॉल्व कर लें, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, तो वर्क कितना आ गया आपके पास 9 यूनिट। आप जानते हैं कि वर्क का यूनिट होता है जूल, लेकिन मैंने यहाँ पर जूल नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सवाल में फोर्स का यूनिट न्यूटन हमें गिवन नहीं था और पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर भी हमें गिवन नहीं था। अगर फोर्स का यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक न्यूटन हो और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक मीटर हो, तो फिर वर्क का यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक जूल होना चाहिए। लेकिन ना हमें फोर्स का यूनिट गिवन था, ना डिस्प्लेसमेंट का यूनिट गिवन था, इसलिए आखिर में जूल नहीं लिखा। कोई ना कोई यूनिट तो आएगा, इसलिए उसको सिर्फ 9 यूनिट ही कर दिया। तो ये वेक्टर मालूम करने के एक न्यूमेरिकल था जो हमने सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। बुक में पेज नंबर 41 पर एग्जाम्पल नंबर 2.9 देखिएगा, उसमें भी आपको वेक्टर मालूम करने के लिए कहा गया है और दो पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं। तो आपने पेज नंबर 41 पर एग्जाम्पल नंबर 2.9 की प्रैक्टिस करनी है, वो भी पेपर में कई दफ़ा आ चुका है और आपके जो फिजिक्स का जो नोट्स मैनुअल है उसके अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल जो हमने पास पेपर से शामिल किए हैं, वहां से आप वेक्टर मालूम करने के न्यूमेरिकल लाजमी तौर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई क्वेश्चन करना हो तो फिर आप उससे कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ये एक और न्यूमेरिकल है जो कि पास पेपर से लिया गया है, बुक में मौजूद नहीं है। इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए इसमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू मालूम करें, फॉर विच द वेक्टर्स a एंड b बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर a i प्लस pj प्लस 3k के बराबर है और दूसरा वेक्टर b 3i प्लस 3j माइनस 4k के बराबर है। ये दोनों क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। कंडीशन बताई गई है, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जाए, p की किस वैल्यू पर ऐसा होगा वो वैल्यू मालूम करनी। सॉल्व करते हैं।
डेटा में हमने सबसे पहले वेक्टर ए लिख दिया, फिर डेटा में हमने सबसे पहले वेक्टर बी लिख दिया, और अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के दरमियान कोई ना कोई एंगल बनेगा। वह एंगल हमने लिख दिया है 90 डिग्री, ठीक है ना। अगर फर्स्ट कर लीजिए एक वेक्टर ये रहा, वेक्टर ए फर्स्ट कर लीजिए, ठीक है, और सवाल के मुताबिक दूसरा वेक्टर परपेंडिकुलर है तो लाजमी तौर पर वो वाई एक्सिस पर होगा। अगर वेक्टर ए एक्स एक्सिस पर है तो परपेंडिकुलर होने की सूरत में वेक्टर बी वाई एक्सिस पर हो जाएगा, लिहाजा एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो मैंने उसी बात को ध्यान में रखते हुए एंगल यहाँ पर लिख लिया 90 डिग्री। तो उम्मीद है कि परपेंडिकुलर की सूरत में 90 डिग्री क्यों लिया जाए, ये कॉन्सेप्ट जो डायग्राम मैंने ड्रॉ करके दिखाई है उससे समझ आ गया होगा। अब हमें मालूम क्या करना है, पी का मतलब क्या है, कोई ना कोई नंबर। जैसे आई के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो कोफिशिएंट क्या 1 कोई भी नंबर है। जे के साथ पी लिखा हुआ है, के के साथ क्या लिखा हुआ है 3 भी क्या है, एक मैथमेटिकल नंबर। फिर आगे देखें वेक्टर बी में तो आई का कोफिशिएंट 3, जे का कोफिशिएंट 3 और के का कोफिशिएंट 4, तो ये सब क्या है मैथमेटिकल नंबर्स ही है ना। तो पी भी कोई मैथमेटिकल नंबर यानी स्केलर होगा। तो हमें अगेन क्या करना है, दो वेक्टर्स की सूरत में एक स्केलर मालूम करना है, तो वही की पॉइंट यूज करें। दो वेक्टर की सूरत में स्केलर मालूम करने के लिए अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल करना हो तो हम कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, जो अभी लास्ट स्लाइड में आपने वेक्टर वाले फॉर्मूले से समझा है। तो पी भी एक स्केलर है, एक मैथमेटिकल नंबर है, कोई मैग्नीट्यूड कोई मिकदार है, लिहाजा हम दो वेक्टर्स की सूरत में पी की वैल्यू निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। Since we have to find the value of p which is a mathematical number यानी स्केलर है, so dot product of vectors will be used। ठीक है, अब वो कैसे होगा तो उसको देखते हैं। a डॉट b जो कि एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर b गिवन है, तो a डॉट b किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b, और फिर साथ में दोनों की तरफ कोई ना कोई एंगल यानी cos थीटा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमने a की जगह पर a की वैल्यू पुट कर दी, i प्लस बीजे प्लस 3 के, डॉट b की जगह पर b की वैल्यू पुट कर दी। राइट हैंड साइड पर देखिए तो a का मैग्नीट्यूड है, किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट में x, y और z के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो यहाँ देखिए x, y, z को हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो i का कोफिशिएंट क्या 1 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट b का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट 3 तो 3 का स्क्वायर करके ऐड कर दिया। आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो पिंक कलर में एक्सप्रेशन नजर आ रही है इसमें देखिए b का मैग्नीट्यूड, अगेन स्क्वायर रूट लिया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, तो यहाँ x की जगह पर 3, y की जगह पर 3, z की जगह पर -4 है, उनको हमने स्क्वायर करके ऐड कर दिया। साथ में cos थीटा, तो cos थीटा मींस cos 90। अब बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के 1 के बराबर है, जबकि i डॉट जे, j डॉट के और k डॉट आई 0 के बराबर है। तो उसी प्रॉपर्टी की बुनियाद पर इन दोनों ब्रैकेट्स को जो लेफ्ट साइड पर नजर आ रहे हैं इसको सॉल्व कर लेंगे सेम यूनिट वेक्टर की सूरत में। i को कोफिशिएंट 1, यहाँ i को कोफिशिएंट 3 तो 3 लिख दिया और i डॉट आई, फिर प्लस j का कोफिशिएंट p, यहाँ j का कोफिशिएंट 3 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3p। ठीक है ना। अच्छा यहाँ अगर 3 है तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें क्या लिखना है 3p, यहाँ आएगा 3p। ठीक है, यहाँ मैं 3 लिख देता हूँ, ये 3p और नीचे भी यहाँ पर 3p ये आएगा फिर। ठीक है, ओके। तो 3p j डॉट जे और माइनस, फिर आप देखें आगे चल के तो आपको यहाँ पर 3 नजर आ रहा है, k का कोफिशिएंट यहाँ पर -4, माइनस प्लस माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 और k डॉट के लिख दिया। राइट हैंड साइड पर 1 का स्क्वायर, p का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एज इट इज, आगे वाले रूट में 3 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर नेगेटिव 4 का स्क्वायर एज इट इज। cos 90 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर में चेक करें तो जवाब क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अगले स्टेप में देखिए 3 i डॉट आई मीन्स 1, अच्छा ये 3p मैंने कर दिया है। ठीक है ना, यहाँ पर j का ऑप्शन 3 है, जबकि पहले वाले ब्रैकेट में j का ऑप्शन p था, दोनों को मल्टीप्लाई करके 3p होना चाहिए था, तो इसको मैंने 3p कर दिया, 3 लिखा हुआ नहीं था लिख दिया है। तो 3p और j डॉट जे मीन्स 1 -12, k डॉट के मीन्स 1। राइट हैंड साइड पर देखें ये दोनों स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज जब 0 से मल्टीप्लाई होंगी तो क्या हो जाएगा 0। आगे चलते हैं तो देखिए आगे चलेंगे तो सूरत हाल क्या हो जाएगी 3 प्लस ये p के साथ अगेन आपको क्या लिखना है, यहाँ पर 3 लास्ट में लिखना है, ये यूं लिखा हुआ है 3, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये सही एक्सप्रेशन है। वहां देखिए p के साथ 3 मिसिंग है ना, तो यहाँ लिख रहा हूँ 3 प्लस 3p
और -12, ठीक है। राइट हैंड साइड पर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 3 प्लस ये 3p हो जाएगा, 3p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3p, ठीक है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, अगर ये 3p है 1 से मल्टीप्लाई कर 3p हो जाएगा -12। अब -12 और +3 क्या हो जाएंगे -9, ठीक है। और यहाँ पर अगेन आपको क्या लिखना है, ये 3p चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, यानी यहाँ पर मैं लिख दिया 3p, मिसिंग था ना ऊपर तो यहाँ पर भी मिसिंग हो गया, लेकिन आपने इसको 3p कंसिडर करना है, जो मैंने आपको राइट पे लिखकर दिखाया है। कहाँ लिखकर दिखाया है, देखिए यहाँ पर जो लिखकर दिखाई है 3p है, तो 3p -12 + 3 मीन्स -9, 3p ऐसे ही रहते 9 को बाहर ले जाएं तो सूरत हाल क्या हो जाएगी, अब ये 3p बराबर हो जाएगा 9 के, तो यहाँ पर भी आपको 3p लिखना है, ये जो है ना यहाँ ये क्या है, ये बेसिकली 3p = 9। अब p की वैल्यू निकालनी है, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ ले जाइए तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, जब डिवाइड करेगा तो लाजमी तौर पर p किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं कि इसमें कौन सा न्यूमेरिकल है। ये भी पास पेपर से एक न्यूमेरिकल लिया गया है और इसमें कहा गया है कि इफ वेक्टर a इज a1i + a2j + a3 के और वेक्टर b बराबर है b1i + b2j + b3 के, प्रूव दैट, साबित करें a डॉट b किसके बराबर है, a1 b1 + a2 b2 + a3 b3। ये पास पेपर में न्यूमेरिकल मौजूद है, आपकी जो नोट्स हैं फिजिक्स के उसमें देखिएगा, जो न्यूमेरिकल्स फ्रॉम पास पेपर का सेक्शन है वहां पर नजर आएगा। एक वेक्टर आपको बता दिया गया है ये रहा, दूसरा वेक्टर आपको बता दिया गया b की सूरत में ये रहा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, a1 b1 + a2 b2 + a3 b3। यहाँ तो इस सवाल से वैसे ही वाज़ेह हो रहा है, दो वेक्टर्स a और b की सूरत में गिवन है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको मालूम करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। वेक्टर एक ये रहा, यानी a1i + a2j + a3 के, इसको हमने डेटा में लिख दिया। फिर इसी तरह हमने वेक्टर b को डेटा में लिख दिया, b1i + b2j + b3 के। टू प्रूफ, इसमें मालूम नहीं करना बल्कि साबित करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं, तो टू प्रूफ a डॉट b बराबर होगा a1 b1 + a2 b2 + a3 b3। सॉल्व करते हैं, जाहिर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, a डॉट b बराबर हो गया वेक्टर a डॉट वेक्टर b। अब आगे प्रॉपर्टी के मुताबिक i डॉट i j डॉट j k डॉट k 1 के बराबर है, जबकि i डॉट j j डॉट k डॉट i 0 के बराबर है। जहां पर भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना हो आप प्रॉपर्टी के जरिए सॉल्व कर लें, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेकर जवाब मालूम कर सकते हैं। तो देखिए पहले वाले ब्रैकेट में i का कोएफिशिएंट a1, दूसरी वाली में i का कोएफिशिएंट b1, दोनों मल्टीप्लाई हुए a1 b1 और ब्रैकेट में दिया i डॉट i। फिर प्लस पहली वाली ब्रैकेट में j का कोएफिशिएंट a2, दूसरी वाली ब्रैकेट में j का कोएफिशिएंट b2, दोनों मल्टीप्लाई हुए a2 b2 हो गया, ब्रैकेट में लिख दिया j डॉट j। फिर इसी तरह पहली वाली ब्रैकेट में k का कोएफिशिएंट a3, दूसरी वाली ब्रैकेट में k का कोएफिशिएंट b3, दोनों को मल्टीप्लाई किया a3 b3 और ब्रैकेट में क्या गया k डॉट k। प्रॉपर्टी ऊपर बताई जा चुकी है, a1 b1 एज इट इज i डॉट i मीन्स 1, a2 b2 एज इट इज j डॉट j मीन्स 1, a3 b3 एज इट इज k डॉट k मीन्स 1। a1 b1 को 1 से मल्टीप्लाई किया a1 b1, फिर प्लस a2 b2 को 1 से मल्टीप्लाई किया a2 b2, फिर प्लस a3 b3 को 1 से मल्टीप्लाई किया a3 b3। इस तरह जो प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए दी गई थी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन की सूरत में, वो आपने प्रूफ कर दी। ये न्यूमेरिकल भी कई दफ़ा आ चुका है, बहुत आसान सा, वही डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के जरिए हमने सॉल्व किया है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल कौन सा है। ये न्यूमेरिकल नंबर 19 है। इसमें कह रहे फाइंड द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 30,000 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर। एक ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाई 30,000 न्यूटन की, जिसके नतीजे में ऑब्जेक्ट ने मूव किया 45 मीटर तक। पार्ट ए में कह रहे द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बॉडी ने मूव किया है। फोर्स एक वेक्टर, बॉडी का जो डायरेक्शन है मोशन का वो एक वेक्टर हो गया, क्योंकि डायरेक्शन के लिहाज से बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में, मींस दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा 0 डिग्री। एंड पार्ट बी में कह रहे हैं द फोर्स मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। पार्ट बी में कह रहे हैं कि फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या हो गया 40 डिग्री। कह रहे फाइंड द रेट एट विच द फोर्स इज वर्किंग एट अ टाइम व्हेन द वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड। रेट ऑफ वर्क मालूम करें जबकि बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो जाए। तो हमें दो पार्ट में दो काम करने हैं।
पहली वाली लाइन के मुताबिक वर्क डन मालूम करना है। देखिए सबसे पहली लाइन में वर्क डन मालूम करने के लिए कहा गया और आखिर में रेट ऑफ वर्क मालूम करना है। और रेट ऑफ वर्क का मतलब होता है पावर। तो दो काम करने हैं, पार्ट ए में पावर और वर्क मालूम करनी है, पार्ट बी में भी पावर और वर्क मालूम। अब देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। तो डेटा बना लेते हैं। फोर्स आपको गिवन है 30,000, डिस्प्लेसमेंट 45 मीटर का है। यहाँ पर मीटर लिख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपने 45 मीटर लिख लेना है, डिस्प्लेसमेंट के साथ ये मीटर है, ठीक है। यूनिट क्लास में लिखना है। वेलोसिटी कितनी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। पार्ट ए में क्या कहा गया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, जैसे मिसाल के तौर पर ये बॉडी है, फोर्स लगी इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में, दोनों पैरेलल हो गए, तो एंगल कितना होता है पैरेलल वेक्टर्स के लिए 0 डिग्री। तो इसीलिए हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम ध्यान में रखते हुए एंगल क्या ले लिया 0 डिग्री। आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है अब वर्क मालूम करना है और पावर मालूम करनी है। पार्ट बी में एंगल कितना है 40 डिग्री, मालूम क्या करना है वर्क और क्या मालूम करनी है पावर। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। अब देखिए सॉल्यूशन में पार्ट ए का सॉल्यूशन सीन्स W बराबर है F डॉट S, दोनों के दरमियान यानी F और S के दरमियान से डॉट को रिमूव किया, क्या हो गया FS cos थीटा। सवाल देखें तो फोर्स वेक्टर फॉर्म में गिवन नहीं है बल्कि उसकी वैल्यू गिवन है। फोर्स के साथ I, J और K नहीं लिखा हुआ, इट मींस वेक्टर फॉर्म में गिवन नहीं है। फिर सवाल में S 45 मीटर गिवन है, I, J और K नहीं लिखा हुआ, इट मींस वेक्टर फॉर्म में नहीं है, इसलिए हमने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में एंगल के साथ लिखा इसको। वेन थीटा इक्वल 0 डिग्री, तो W बराबर जगह F की जगह पर 30,000, S की जगह पर 45 cos 0 डिग्री आ गया। अब देखिए 30,000 और 45 को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, कैलकुलेटर में आप सॉल्व करेंगे 1.35 एक्सपोनेंट 6 आ जाएगा। cos 0 डिग्री मीन्स 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1.35 एक्सपोनेंट 6 जूल, यह आ गया वर्क। आगे चलते हैं तो पावर निकाल लेते हैं। पावर बराबर होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। पावर बेसिकली डॉट प्रोडक्टिव फोर्स और वेलोसिटी का। ये चीज पेपर में पूछी भी जा चुकी है एमसीक्यूज में कि पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड, फिर 4 ऑप्शन होंगे, तो वेलोसिटी याद रखिएगा, पावर फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। कैसे, इसको मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए पावर का फॉर्मूला आप चाहते हैं रेट ऑफ वर्क है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं F डॉट एस और नीचे क्या आ जाएगा टी, और रेट का मतलब टाइम से डिवाइड, ठीक है। अब देखिए एस अपॉन टी क्या होता है वेलोसिटी, ठीक ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एफ, या ये एफ डॉट एस अपॉन टी, ये क्या होता है वेलोसिटी। तो पावर बेसिकली क्या हो गया फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। तो ये आपको याद रखना है, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं, बहुत सिंपल सा काम है। डॉट है, डॉट को रिमूव किया कॉस आ गया, ठीक है। एंगल क्या है 0 डिग्री, फोर्स की जगह पर 30,000, वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, एंगल 0 डिग्री पुट कर दिया। 30,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60,000, cos 0 डिग्री मीन्स 1, तो पावर आ गई आपके पास 6 एक्सपोनेंट 4 वॉट। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके 6 एक्सपोनेंट 4 वॉट, पावर का यूनिट वॉट आ गया, वर्क का यूनिट जूल। क्यों, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर गिवन था, इसीलिए वर्क का यूनिट जूल और पावर का यूनिट वॉट था। आगे चलते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में सिर्फ क्या चेंज हुआ है, एंगल चेंज हुआ है। तो पार्ट बी देखिए, वर्क बराबर है F डॉट एस, यानी वही बात FS cos थीटा। अब एंगल कितना है 0 डिग्री, तो F आ गया 30,000, S 45, सिर्फ एंगल चेंज हुआ, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। 30,000 को 45 से मल्टीप्लाई किया 1.35 एक्सपोनेंट 6, और cos 0 डिग्री मीन 0.766। कैलकुलेटर में cos 40 डिग्री की वैल्यू चेक कीजिएगा, 40 डिग्री है, 0 डिग्री नहीं है, इसका ख्याल रख रहे हैं। तो cos 40 डिग्री मीन 0.766। 1.36 एक्सपोनेंट 6 को 0.766 से मल्टीप्लाई किया, तो अब वर्क आ गया 1.034 एक्सपोनेंट 6 जूल। पावर मालूम कर ले रहे हैं। पावर मालूम करने के लिए फिर वही फॉर्मूला यूज किया F डॉट वी, F डॉट वी, डॉट को रिमूव किया F V cos थीटा, एंगल 40 डिग्री पुट कर देंगे। फोर्स की जगह पर 30,000, V की जगह पर 2, और अगेन सिर्फ एंगल चेंज हुआ 40 डिग्री आ गया। 30,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60,000, cos 40 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लीजिए 0.766, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 4.596 एक्सपोनेंट 4 वॉट, या गई पावर। तो उम्मीद है कि वर्क और पावर मालूम करना आपको आ गया होगा। जब फोर्स, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी गिवन हो और एंगल गिवन हो, तो फोर्स और पावर इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगले न्यूमेरिकल की तरफ। ये न्यूमेरिकल नंबर 14 है हमारी टेक्स्ट बुक में। इसमें कह रहे हैं अ कार वेइंग 10,000 न्यूटन ऑन अ हिल, एक कार पहाड़ी पर मौजूद है और
एंगल कितना बन रहा है जमीन के साथ या हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ 20 डिग्री का। कह रहे फाइंड द कंपोनेंट ऑफ कार्स वेट पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द रोड। कार के वेट के पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपको मालूम करने हैं। डेटा बनाते हैं। कार का वेट गिवन है और वेट न्यूटन, इट मीन्स ये असल वेट यानी फोर्स, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो वेट को हम फोर्स भी कह सकते हैं। 10,000 गिवन है, एंगल गिवन है 20 डिग्री। मालूम क्या करना है, कार के वेट का पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल का साइन इंक्लाइंड प्लेन में आपको बताया था इस तरह का होता है, मालूम करना है। और कार के वेट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो इंक्लाइंड प्लेन का टॉपिक याद करें, परपेंडिकुलर का साइन इस तरह का होता है, ये हमने डिस्कस किया था, वही मैंने बना दिया है। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखें ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ये इंक्लाइंड प्लेन हो गई, हिल पर जहाँ कार मौजूद है, और ये फर्स्ट कंडीशन कार है। ये हो गया कार का वेट जो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये हो गया कार के वेट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। देखें इंक्लाइंड प्लेन यू है तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट यू था, हम चैप्टर नंबर 3 में इसको तफसील से डिस्कस करके आए। और इंक्लाइंड प्लेन यू है तो इसके पैरेलल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो वो कहाँ पर है, वो ये रहा। ठीक, सॉल्यूशन पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेट, पैरेलल कंपोनेंट मींस ये वाला कंपोनेंट एंगल के सामने वाली साइड है। ठीक है, अब देखें फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट W पैरेलल बराबर हो जाएगा F पैरेलल। देखिए यहाँ पर एंगल बनेगा डायग्राम में, देखिए किस जगह की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ कोई ना कोई एंगल बनेगा, एंगल के सामने वाली साइड हो गई। एंगल के सामने वाली साइड के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, साइन का। ये बात हम इंक्लाइंड प्लेन के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो F साइन थीटा, W पैरेलल यानी F पैरेलल इक्वल्स F की जगह पर 10,000 पुट किया, साइन थीटा मींस साइन 20 डिग्री। साइन 20 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर पर चेक करें 0.342, इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.342 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया 3420 न्यूटन, या पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द कार्स वेट। आगे चलते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट W परपेंडिकुलर बराबर हो गया F cos थीटा। अब देखिए जो ग्रीन लाइन नजर आ रही है ना ये वाली, ये इस इंक्लाइंड प्लेन जो हिल पर रोड बना होगा, पहाड़ी पर जो सड़क बनी हुई है उसके परपेंडिकुलर है। कैसे पता चला परपेंडिकुलर है, तो यहाँ देखें ये बन गया 90 डिग्री का एंगल, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस राइट एंगल ट्रायंगल की जो यहाँ पर आपको नजर आ रही है, इसकी क्या है बेस, बेस के लिए कौन सा फंक्शन अप्लाई करते हैं, कॉस का। ये बात हम चैप्टर नंबर 3 इंक्लाइंड प्लेन में तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। एफ की जगह पर एफ की वैल्यू पुट की, कॉस थीटा, थीटा मींस 20 डिग्री, कॉस 20 डिग्री का मतलब होगा 0.9396। आप सिग्निफिकेंट फिगर के टॉपिक में केमिस्ट्री में तफसील से पढ़कर आए, राउंड ऑफ डेटा, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ डेटा पढ़कर आए। 0.9396, 9 को मैं 3 में राउंड ऑफ कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इस तरह से 0.94। अब 0.94 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वर्क डन कितना आ गया, 9400 न्यूटन। इस तरह कार के वेट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आ गया, 9400 न्यूटन। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आज जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए हैं वो आपको समझ आए होंगे। एक न्यूमेरिकल जिसमें हमें पी की वैल्यू मालूम करनी थी, वहाँ पी का कोएफिशिएंट क्या था, 3, जो कि वहाँ मिस प्रिंटेड था, मिस टाइपिंग थी, पी लिखा हुआ था, तो मैंने आपको पॉइंटर से 3 लिखकर दिखाया है। आपने कैलकुलेशन 3p के लिहाज से ही करनी है। आखिर में जो जवाब आ रहा था p बराबर है 9, वो जवाब p बराबर 9 के नहीं होगा, क्योंकि 3p बराबर है 9 के। तो 3 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, 9 को 3 से डिवाइड कर दीजिएगा उस न्यूमेरिकल में, तो p का जवाब 3 आ जाएगा। इसको आपने अच्छी तरीके से कंसिडर कर लेना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, बिला झिझक गूगल क्लासरूम पर मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम मज़ीद कुछ न्यूमेरिकल वगैरह या प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स वगैरह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।